जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको इस सब्जेक्ट से अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सॉइल साइंस पर आधारित है। वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिन पे वीडियो में हम आगे बात करेंगे, जिससे आपको भी एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा सॉइल कंपोनेंट यानी मृदाई घटक। उसके बाद जो है इसके घटक हैं उनको हम देखेंगे, जैसे खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु और जल। आइए सभी पर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि सॉइल कंपोनेंट्स यानी मृदाई घटक कहते किसको हैं। तो मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को मृदाई घटक कहते हैं। यानी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप किसी एक सॉइल के पार्टिकल को अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आप क्या देखेंगे। जैसे मान लो आपने एक पार्टिकल लिया, उसको जूम किया, तो आप देखेंगे कि उसका लगभग जो 45% भाग है उसमें तो आपके खनिज पदार्थ मौजूद हैं, और आपका जो 5% भाग है उसमें कार्बनिक पदार्थ हैं। 25% में आपका वाटर है और 25% में आपका एयर है। यही जो है यानी जो खनिज है, कार्बनिक पदार्थ है, वाटर, एयर, इन्हीं को बोलते हैं हम सॉइल कंपोनेंट्स या मृदा के घटक। ये जो पाए जाते हैं ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे? तो देखो दोस्तों, खनिज और आपका जो कार्बनिक पदार्थ है वो तो आपके सॉलिड हैं, और आपका जो जल है वो आपका लिक्विड है, और आपकी जो वायु है वो आपकी गैस है। तो आप समझ गए होंगे तो ये कैसे मतलब ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। मृदा में मुख्य रूप से 4 घटक पाए जाते हैं, हम आपको अभी नीचे एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। ये घटक मृदा के कणों में पाए जाते हैं। यानी ये आप याद रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सॉइल जो आपके घटक हैं सॉइल कंपोनेंट से कहाँ पाए जाते हैं। सॉइल के पार्टिकल के अंदर ये पाए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। हमने आगे भी आपको और अच्छे से समझाने के लिए काफ़ी बड़ा डायग्राम बनाया है, जैसे आप इसे यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो खनिज है, कार्बनिक पदार्थ है, वायु है, जल, दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? सॉइल कंपोनेंट्स। यानी आप किसी पार्टिकल के अंदर क्या देखेंगे तो इन चारों को ही देखेंगे, तो इन चारों को हम क्या बोलेंगे? मृदाई घटक। अब इनके हम परसेंटेज देख लेते हैं। दोस्तों, जो खनिज होता है वो 45% में उपस्थित होता है आपका, और जो आपका कार्बनिक पदार्थ होता है वो आपका 25% भाग में उपस्थित होता है, और आपका जो जल है वो 25% में, और जो वायु है वो भी आपकी 25% में उपस्थित होती है। तो आइए अब इन चारों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं खनिज मिनरल्स कहते किसको हैं, उसके बाद हम सॉइल के संदर्भ में से समझ लेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो खनिज मिनरल्स होते हैं वो ऐसे कोई भी एलिमेंट जो पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उन सभी को हम बोलते हैं कि वो मिनरल्स हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका कार्बन हो गया, आपका सल्फर हो गया, सिलिका, आयरन, एल्युमिनियम, सब क्या है? सब मिनरल्स हैं। तो मृदा में खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय या अपरदन से मृदा के अंदर आते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो मृदा का निर्माण होता है वो किससे होता है? तो वो चट्टान से सॉइल का निर्माण होता है। जब सॉइल का निर्माण चट्टान से हो रहा है तो आप सभी को पता होगा जो चट्टानें होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। अब दोस्तों, जब चट्टानें टूटेंगी, टूटेंगी क्यों? तो वो अपक्षय के प्रोसेस से या अपरदन के प्रोसेस से टूटेंगी। अपक्षय दोस्तों वेदरिंग को बोलते हैं। तो वेदरिंग का क्या मतलब होता है? तो वेदरिंग या अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपनी जगह पर टूट जाना, अपक्षय या वेदरिंग कहलाता है। और अपरदन का मतलब होता है जो हमारी चट्टानों से घिस के टूट जाना। घिस के कैसे टूट जाना? जैसे मान लो ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से कोई नदी निकल के जा रही है, और ये एकदम नीचे को आपको पता होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होता है। अब जब पानी यहाँ से मान लो इस जगह टकराएगा, और जब पानी किसी भी चीज़ से टकराता है तो वो उसको हल्के 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 हल्का घिसना शुरू कर देता है। तो ये क्या करेगा? घिसेगा, और इस घिसने के प्रोसेस को ही हम अपरदन कहते हैं। जब ये जब ये जो हमारी चट्टान है वो टूट जाएगी तो इसके जो मिनरल्स होंगे वो आपके मृदा में आ जाएंगे। तो ये जो होते हैं मिनरल्स आपके 45% भाग में उपस्थित होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके जल की, यानी वाटर। तो मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। यानी जो आपका सॉइल में वाटर उपस्थित होता है उसी को हम मृदु जल या मृदा जल कहते हैं।
मृदा का जो जल होता है वो पौधों के लिए पानी का मुख्य स्रोत होता है। यानी आपका जो पौधा है वो भले ही मतलब आप कह सकते हैं कि जड़ों से पानी को लेता है, लेकिन लेता कहाँ से है, तो वो सॉइल से ही पानी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, हमारी जो मृदा होती है उसमें 3 तरह का जल पाया जाता है। उसमें से जो हमारे पौधे होते हैं वो केवल कैपिलरी वाटर को लेते हैं। और अगर बात करें कि जो हमारा वाटर होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है, तो हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि जो कि मृदाई कण के 25% भाग में उपस्थित होता है। मृदा के जल जो होते हैं उसे 3 प्रकार में बांटा है। इसको भी थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हालांकि आगे भी एक वीडियो आएगी जब हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहला जो भाग है यानी जो वाटर का है वो है आर्द्रताग्राही जल। दोस्तों आर्द्रताग्राही जल जो होता है वो आपके सॉइल के पार्टिकल, यानी जैसे मान लो ये आपको कोई सॉइल का पार्टिकल है, इस सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर बहुत पतली परत के रूप में पाया जाता है और इतनी ज़्यादा कठोरता के साथ चिपका होता है कि इसे पौधों की जड़ एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। तो इसको तो कोई मतलब है नहीं, अगर ये होगा तब भी कोई मतलब नहीं है पौधों को, नहीं होगा तब भी कोई मतलब नहीं है। दूसरा जल पे आ जाते हैं हम केश के जल यानी कैपिलरी वाटर। दोस्तों यही जो कैपिलरी वाटर होता है यही पाया जाता है आपका 25% यानी मृदाई कण के अंदर। इसे हम आपको डायग्राम से दिखा देते हैं। यानी आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो कैपिलरी वाटर है ये इसमें पाया जाता है। अब आपकी मान लो ये कोई पौधा है, अभी जो आपका पौधा है इसकी जड़ें भी नीचे बहुत काफ़ी सारी फैली हुई होंगी, तो इसी की जड़ होती है यानी जो पौधे की जड़ होती हैं ये इस पार्टिकल यानी इस कण के अंदर जाएंगी और पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, यानी इसी वाले पानी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। दोस्तों याद रखना, कैपिलरी वाटर जो होता है हमारे पौधे उसी को ग्रहण करते हैं। तीसरा है गुरुत्वीय जल यानी ग्रेविटेशनल वाटर, नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, ऐसा वाटर जो ग्रेविटी के कारण बहुत गहराई में चला जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो ये आपका सरफेस है और आपके पौधे की जड़ें लगभग यहाँ तक फैली हुई हैं और पानी आपका आ जाए यहाँ, क्या संभव है पौधे की जड़ें इस वाले एरिया से पानी ले पाएँ? बिल्कुल नहीं ले पाएंगी, क्योंकि पौधे की जड़ें पानी वहीं से ले सकती हैं जहाँ तक उनकी जड़ें फैली हुई हैं। तो ये पानी इनकी किसी काम का नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम गुरुत्वीय जल यानी ग्रेविटेशनल वाटर। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं वायु यानी एयर। मृदा में वायु रंध्र अवकाश यानी पोरोसिटी में पाई जाती है। सबसे पहले हम आपको पोरोसिटी समझा देते हैं दोस्तों, इसे हम नए पेज पे समझा देते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई सॉइल का पार्टिकल है और इसमें हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका 45% भाग होता है वो खनिज होता है और 5% भाग होता है वो आपका होता है कार्बनिक पदार्थ। लेकिन ये जो होता है ये वाला एरिया होता है आपका ठोस। अब आपका बचा ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम पोरोसिटी बोलते हैं क्योंकि ये खाली होता है। अब सोचेंगे खाली तो नहीं होता है, चलो मान लिए एयर वाला भाग खाली होता है लेकिन वाटर तो इसमें मौजूद होता है। दोस्तों वाटर कभी कब मतलब पानी जो होता है वो हमेशा मौजूद नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो आपने अपने फील्ड में पानी को दिया, तब तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका वाटर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने काफ़ी टाइम तक पानी नहीं दिया तो क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है इसमें जो ये पानी था ये सब सूख जाएगा, या आप कह सकते हैं इनको पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये वाला एरिया पूरा खाली हो गया। अब ये क्या हो गया, ये पूरे एरिया में आपके आपकी वायु हो गई। तो ये वाला जो खाली वाला एरिया है इसी को हम बोलते हैं पोरोसिटी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। दोस्तों इसे नोट कर लेना आप, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सॉइल के अंदर कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ऑक्सीजन। और मृदा में जो वायु होती है उसकी अगर हम परसेंट की बात करें तो 25% पाई जाती है, हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। चौथा हम देख लेते हैं कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर। तो दोस्तों जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये मृदा के अंदर 5 से 6% भाग में पाए जाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जंतु या आपके पादपों के अवशेषों के द्वारा आते हैं। कैसे आते हैं, तो इसे हम नए पेज पे आपको बता देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपकी जो सॉइल का जब फॉर्मेशन होता है तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप सभी को पता होगा कि वो रॉक से होता है। अब जैसे मान लो आपकी ये कोई चट्टान है और इस चट्टान से होकर आपकी नदी जा रही है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है। और जब इस क्षेत्र से होकर आपकी नदी जा रही है तो जब
नदी यहाँ से बहेगी तो इस आपकी जो पहाड़ी है उसके आर पास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और जब पेड़ पौधे उनकी पत्तियां टूट के इस नदी में गिरेंगी। दूसरा, मान लो यहाँ पे कोई, अगर मान लो कोई जीव है उसकी अगर मृत्यु होती है तो वो भी पानी के साथ चला जाएगा, या कोई इस पानी के अंदर बैक्टीरिया है वो भी चला जाएगा, और साथ में जो चट्टान लगातार घिस के नीचे जा रही हैं वो भी जा रही हैं। तो अब क्या होगा कि इस मैदानी क्षेत्र में ये लाके इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, यानी जो मैदानी क्षेत्र होता है उसमें ज़्यादा इतना प्रभाव या इतने ज़्यादा फ़ोर्स के साथ पानी नहीं बहता कि वो मृदाई कण, जो आपके रॉक्स के कण हैं उसको साथ में बहा के ज़्यादा लेके जाए। तो वो इनको यहाँ साइड में छोड़ता चला जाएगा हल्के 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 हल्के। तो क्या होगा, जब सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन के समय जितने भी पौधे की अवशेष अपने साथ लाई थी पानी या नदी, और जो अपने साथ ही जंतुओं के अवशेष लाई थी, ये क्या होगा जब मृदा का निर्माण होगा तो ये मृदा के निर्माण के समय उसी में आपकी जो सॉइल है उसमें ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये क्या होगा, ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। दोस्तों, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।